नीचे कर कोठा में ना रहे हैं? जनता लोग के हंडा कर रहा है मोर ताला टुकल के पहनती करू छे ई सब मुई भसा में लेले बेले ओके बा घरे में भाता पैसा मके देबे ताली और मुई खाबी ताली और मुई जीवी ताली यार को इधर घर भाषा ढड़काओ। नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। चांद पर पहुंचने से पहले लोग बैंक और अस्पताल पहुंच जाएं तो गनीमत है। इन तस्वीरों को दिखाने का मतलब और मकसद यही है कि पता चले कि हमने हेडलाइन में जितनी तैयारियां की हैं और जितनी तैयारियां हेडलाइन बनवाने के लिए की है वो काफ़ी नहीं है। अभी भी हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं या जो आम लोगों तक पहुंचने वाली सुविधाएं हैं वो उन तक आसानी से नहीं पहुंच रही हैं और खटिया पर एक 100 साल की वृद्धा को लाद कर लाया जा रहा है घसीटते हुए। उम्र चाहे जो भी हो, इस तरह से लाया जाना पता चलता है कि हमारी व्यवस्थाएं अभी कितना ठीक होनी बाकी हैं। दूसरी बात ये है कि क्या हमने वाकई देह से दूरी के नियमों का परित्याग कर दिया है? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा कहा है? क्या किसी कानून ने कहा है? एक तरफ सरकारों के आदेश पढ़ने को मिलते हैं कि 50 रुपये फ़ाइन लग जाएंगे, 200 रुपये फ़ाइन लग जाएंगे, और दूसरी तरफ हम विधायकों, नेताओं और मंत्रियों को इस तरह की हरकत करते हुए देखते हैं। और इसमें अब हर तरह के दल के नेता सामने आ चुके हैं। अब ये नई जो तस्वीर आई है वो कर्नाटक से आई है, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और ये कर्नाटक के युवा एमएलए हैं जिन्होंने अभी शादी रचाई है। अच्छी बात है, आप शादी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से आप बाराती मंगाएंगे और ऐसा हुजूम करेंगे तो फिर देश में तालाबंदी, ये मीटिंग वो मीटिंग के नाम पे नौटंकी बंद कर दीजिए। और इसमें देखिए कि मरने पर 20 लोग जा सकते हैं, शादियों में 50 लोगों के शामिल होने का नियम है, लेकिन इनकी शादी में ये सीधा रमैया दिख रहे हैं। कर्नाटक सरकार के जो बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दिख रहे हैं बिना मास्क के दिख रहे हैं। इतनी शान शौकत से शादी करने के लिए ज़रूरी इन लोगों के पास इतना पैसा होता है, लोग इनके ही क्षेत्र में गरीबी से मर रहे होते हैं, लेकिन अपनी इस शादी पर कितना पैसा इन्होंने खर्च किया। ये हमारे विधायक हैं, जब तक 50 बोलेरो फॉर्च्यूनर ना खरीद लें हम लोगों को भी नहीं लगता है कि ये विधायक हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये जो प्रदर्शन किया है, अब डीसी साहब करें, हम कार्रवाई करेंगे। अब आप ज़रा हिंदी में सोचिए, क्या डीसी साहब कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को पर कार्रवाई कर लेंगे? कोई गरीब होता तो उस पर लाठी चला दिए होते, अभी तक अभी पिटवा दिए होते, कई तरह की धाराएं लगा दी गई होती। किस किस पर कार्रवाई करेंगे ये? और इस तरह से आप देखिए कि ये शादी का मजमा क्या संकेत दे रहा है। हर दिन इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं से आ रही हैं कि जिन लोगों को अपना आचरण सबसे बेहतर करना चाहिए था, उन्हीं का आचरण सबसे ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। क्या 85 दिनों की तालाबंदी में हमने ये राष्ट्रीय लापरवाही हासिल की है? क्या इस तरह का क्या नज़ारा अब तक बंद नहीं हो जाना चाहिए था? शुरू के दिनों में तो बात समझ में आती है, लेकिन अब क्या हो रहा है? ये मजमा सजा के, कैसियो बजवा के ये हासिल क्या कर रहे हैं इतना दाल भात और पार्टी दे के लोगों के पास? इस वक्त जब लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, झगड़े हो रहे हैं और इस तरह का वैभव का प्रदर्शन हो रहा, हमारा समाज जाग रहा है। ये कांग्रेस के विधायक हैं, इनका आचरण अभी विपक्ष में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सदियों से सत्ता में रहे हैं ये और सदियों तक सत्ता में रहेंगे। ले अब कितना धन धान से संपूर्ण व्यक्ति होंगे ये, इतने लोगों को इस कड़की में भी खिला रहे हैं जब लोगों के पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब आते हैं दिल्ली पर। आप जानते हैं कि दिल्ली में 41,000 से अधिक मामले हो चुके हैं, राष्ट्रीय राजधानी की बात कर रहा हूं, और पिछले 24 घंटे में यहाँ पर 2200 मामले आए हैं। ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली में टेस्टिंग कम क्यों की जा रही है। अब इसके बाद एक सर्वदलीय बैठक होती है जिसमें बीजेपी के नेता बैठक से बाहर आने के बाद कहते हैं कि अमित शाह ने कहा है कि 20 जून तक हम 18,000 टेस्ट करने लगेंगे। तो अभी क्यों नहीं कर रहे थे? और ये भी देखिए कि 13 जून को जो डेटा आया सुबह में, उसके हिसाब से पूरे देश में 1,51,000 से कुछ अधिक सैंपल के टेस्ट किए जाते हैं। आज सुबह यानी 14 जून को जो डेटा आया उसमें 1,15,000 है। तो ये 30-35 हज़ार एक ही दिन में कम हो जाते हैं।
और एक ही दिन में अमित शाह जी अपनी मर्जी से कह देते हैं कि वो अब 3 दिन के बाद दिल्ली में 18,000 20 जून से करने लग जाएंगे। तो ये सब कैसे होता है? अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि गृह मंत्री दिल्ली के सरकारी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का दौरा करने पहुंच गए। बहुत अच्छी बात है, सभी अस्पतालों का दौरा करना चाहिए। इस अस्पताल को लेकर कई तरह की खबरें आई हैं और उसे लेकर कई तरह का विवाद हुआ है। अब सवाल उठता है कि अकेले अहमदाबाद में 1187 लोगों की मौत हुई है, अकेले अहमदाबाद में। यहाँ वेंटिलेटर को लेकर विवाद हुआ है और फिर अगर आप देखें तो रेजिडेंट डॉक्टर ने हाईकोर्ट को लिख दिया कि यहाँ की व्यवस्थाएं खराब हैं। और यही नहीं, हाईकोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की। अहमदाबाद में ही 16,000 से ज़्यादा केस आ चुके हैं, सिर्फ एक ज़िला है, दिल्ली से आप तुलना नहीं कर सकते। और उस अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इतने लोगों की मौत हुई। अगर गृह मंत्री समय रहते वहाँ पहले पहुँच गए होते तो वहाँ गुजराती भाइयों को इतना नुकसान नहीं सहना पड़ता, अहमदाबाद के जो लोग हैं इतने परेशान नहीं होने पड़ते। फिर भी ये अच्छी शुरुआत है कि वो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल से कर रहे हैं, अस्पताल का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ भी देखिए ऐसा लग रहा है कि लोग भी कितने करीब चले आए हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप गृह मंत्री को भी आप इतना नज़दीक आने की ज़रूरत नहीं थी। तो हर कोई अब ये संदेश दे रहा है कि नहीं अब सब ठीक है, हम नॉर्मल हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस तरह के संदेशों पर आप भरोसा कर सकते हैं? अब शरद शर्मा है हमारे साथ बात करने के लिए। शरद, हम पहला सवाल तो इसी अस्पताल के संदर्भ से जानना चाहते हैं कि इस अस्पताल का रिकॉर्ड क्या है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल का मामला कुछ दिन पहले उस अस्पताल को लेकर जब हाईकोर्ट में मामला चला, वो कई हफ्ते हो गए, तब वहाँ पर 490 मौतें हो गई थी। और तब मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो गुजरात में जितनी मौतें हुई थी उसका 50% अहमदाबाद सिविल अस्पताल में हुआ था। शरद, आप ये भी देखें कि 2.8% राष्ट्रीय औसत है कोविड-19 से मरने वालों का, और अहमदाबाद में बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 6.2% है। तो अच्छा होता कि वहाँ दौरा करते, लेकिन ठीक है, हो सकता है इसी से शुरुआत होने वाली है। हम फिर भी जानना चाहते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का इस वक्त का क्या रिकॉर्ड है आपके पास, फिर हम टेस्टिंग का सवाल पूछेंगे। देखिए, 2000 बेड की क्षमता के साथ दिल्ली का लोकनायक अस्पताल देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, क्योंकि 2000 बेड की क्षमता के वाला दिल्ली पूरे देश में हमारे पास कोई अस्पताल नहीं है। तो पहली चीज है कि सबसे बड़ा अस्पताल है। अभी तक इस अस्पताल ने 5,000 से ज्यादा मरीज एडमिट हुए हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ या फिर वो संदिग्ध थे। जो भी मरीज आते हैं वो उनको एडमिट किया जाता है। पहले होता था, बीच में बंद कर दिया गया था, जो पॉजिटिव नहीं होते थे उनको। 3,358 पॉजिटिव मरीज इसमें एडमिट हुए और 2,200 के आसपास जो मरीज हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। और आज की डेट में 768 मरीज कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध इस अस्पताल में एडमिट हैं। 2 से 3% का ये अस्पताल बता रहा है कि यहाँ मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि यहाँ पर मृत्यु दर है। लेकिन अभी भी 2000 बेड की क्षमता इस अस्पताल की है, लेकिन 1000 से ज्यादा बेड जो हैं अभी यहाँ पर अवेलेबल बताए जा रहे हैं, जहां पर जो मरीज हैं वो एडमिट हो सकते हैं। जी शरद, हम आपको ये भी बता दें कि पूरे गुजरात में ये बहुत ताज़ा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि संख्या लगातार बदलते रहती है। तो मैं अक्सर पुरानी संख्या को लेता हूँ। 1480 लोगों की मौत हुई है। उस 1480 लोगों में से शरद, अकेले अहमदाबाद में 1190 लोगों की मौत हुई है। आप बता सकते हैं कि दिल्ली में कितने लोगों की मौत हुई है? गुजरात में टेस्टिंग को लेकर भी कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं विपक्ष के द्वारा, मीडिया के द्वारा, कि टेस्टिंग वहाँ ज़्यादा नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी दिल्ली में भी जो आंकड़े आपने दिखाए हैं उसके हिसाब से दिल्ली में भी टेस्टिंग कम हो रही थी। तो ज़रा विस्तार से इन दोनों बातों पर रोशनी डालिए कि अचानक से ये 18,000 या 20,000 कैसे हो जाती है ये टेस्टिंग, शरद? जहां तक मौत की बात है तो दिल्ली में आधिकारिक रूप से अभी तक 1327 मरीजों की मौत हुई है। आपने टेस्टिंग का सवाल पूछा, तो टेस्टिंग जो है दिल्ली में मई के आखिरी में करीब हम देख रहे थे कि 7,000 टेस्ट हो रहे थे और जो पॉजिटिविटी रेट था
वो करीब करीब 10%, 12%, 15% तक जा रहा था। लेकिन जून के शुरू में हमने देखा कि जैसे ही 1000 के ऊपर केस पहुंचे, वहां से उसके बाद में जो आंकड़ा है टेस्टिंग का वो करीब करीब 6000, 6500 के आसपास घूमता रहा। फिर धीरे 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 करके 5000, 5500, 5000 और एक दिन तो 3700 टेस्ट भी हुए। तो लेकिन मोटे तौर पर जो टेस्टिंग है जो करीब 7000 से ऊपर चल रही थी, अब दिल्ली में औसत रूप से जबकि मरीज जो है पहले ये मान के चलिए 300, 400, 500, 600 आ रहे थे, तब दिल्ली में जो टेस्टिंग थी वो करीब 7000 तक हो जा रही थी। लेकिन अब जब मरीज 1000 से ऊपर, 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 2000 से ऊपर निकल गए हैं, तो टेस्टिंग जो है दिल्ली के अंदर वो 5, 5,500 के आसपास ही हमने घूमती हुई देखी। और अब जब कल केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तब 7000 से ज्यादा का आंकड़ा जो है कई दिनों में जाकर टेस्टिंग का दिल्ली ने छुआ है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि जहां मई के आखिरी में हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट यानी कि जितने सैंपल लिए गए उनमें से कितने लोग पॉजिटिव निकले, तो 10%, 12%, 15% तक जो आंकड़ा घूम रहा था वो अब दिल्ली के अंदर ये मान के चलिए जितने भी सैंपल लिए जा रहे हैं उनमें से हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है। यानी कि अगर 100 सैंपल ले रहे हैं तो हर 33 व्यक्ति जो हैं वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और ये दिखाई दे रहा है कि सैंपलिंग जो है वो पहले जितनी हो रही थी शायद उससे कम ही हो रही है टेस्टिंग। इसलिए अब ये फैसला किया गया है कि जो कल तक जो बात थी वो थी कि पहले 10,000 तक लानी है ये टेस्टिंग, 10,000 पर डे, और फिर इसको 15,000 करना है। लेकिन आज बताया जा रहा है कि 18,000, बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अब इसको 20 जून तक जो है 18,000 पर लेकर जाना है। तो अब लेकिन सवाल ये है कि पहले जब सरकार ये कह रही थी, दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि क्योंकि संसाधन सीमित हैं, एसिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं वो टेस्ट ना कराएं, आईसीएमआर की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। तो अब क्या आईसीएमआर की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। आदेश दिया गया है सभी लैब्स को, सरकारी और प्राइवेट लैब्स को आदेश दिया गया है कि सभी अपनी पूरी क्षमता के साथ टेस्ट करें, अपनी क्षमता बढ़ाएं। तो इसका मतलब जो है पूरी क्षमता के साथ टेस्ट नहीं किया जा रहा था और कैपेसिटी बढ़ाने की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया जाता। और सबसे बड़ा सवाल, अगर पहले संसाधन नहीं थे तो अब जो है संसाधन कैसे हो जाएंगे और कैसे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो लोग टेस्ट कराएंगे ये एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले नहीं होंगे। ये भी शरद के जवाब से आप दर्शकों को समझने की ज़रूरत है कि क्या एक आदेश से या फैसला हो जाता है या बेहतर कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो टेस्टिंग की संख्या बढ़ जाती है। जो दिल्ली 7,000 से कम टेस्ट करने लगी थी, सुप्रीम कोर्ट के 10 हस्तक्षेप के बाद उसे बढ़ाना पड़ता है और फिर वो 7,000 से उसे चंद दिनों के बाद उसे 18,000 करने की बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि 13 जून को भारत में 1,51,000 से ज़्यादा सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। 14 जून की सुबह जब वो डेटा आता के आंकड़े आते हैं तो 1,15,000 से कुछ अधिक हो जाते हैं। तो ये 35-36 हज़ार का आंकड़ा इधर से उधर, क्या कोई जादू की छड़ी लेकर बैठा है, यहाँ बुझाया वहाँ जलाया, इस तरह से दिखा रहा है। गुरुग्राम में देखिए जहाँ हरियाणा में जितने केस आए हैं उसका 44% वहाँ ज़्यादा है। वहाँ पर भी टेस्टिंग के कोई लैब नहीं है, लोग सैंपल देखकर रोहतक पीजीआई भेजे जा रहे हैं, जो अस्पतालों का हाल मुकेश सिंह सेंगर ने दिखाया था। तो सिर्फ राजधानी को राजधानी के सिस्टम आसपास के क्षेत्रों से भी समझने की ज़रूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि गाज़ियाबाद, नोएडा में भी टेस्टिंग की क्या सुविधा बढ़ रही है। ये पता चला कि शरद के जवाब से कि जो टेस्ट किए जा रहे हैं तो संख्या बढ़ाई जा रही है और अभी जब संख्या उतनी नहीं बढ़ी है उसी दौरान पॉजिटिविटी की रेट बढ़ गई है। अभी तक जो फोकस चल रहा था कि नहीं ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है, अब पता चल रहा है कि बीमार होने वालों की संख्या ज़्यादा है। ये आंकड़े क्या कभी अपनी मर्जी से इधर उधर कर दिए जाते हैं? राज्यों में स्थिति तो बहुत ही बदतर है, बहुत बुरी स्थिति है। ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना जरूरी है ताकि आप अपनी सतर्कता का, सिर्फ सरकार और सिस्टम ही नहीं, हम नागरिक भी अपनी सतर्कता को बनाए रखें, किसी प्रकार की लापरवाही या ढीलापन ना आए। शरद, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हम लगातार देश की बात में ये कह रहे थे कि दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य का बजट है वो 7700 करोड़ का है
और आरएमएल है, लेडी हार्डिंग है, कलावती सरन अस्पताल है, अगर वो भी है तो लाइव बोलने में कई बार चूक हो जाती है, लेकिन फिर भी आरएमएल है, सफदरजंग है, एम्स है, इन सब का अगर आप बजट मिला दें तो 6600 करोड़ का होता है। मैंने इन 4-5 अस्पतालों का बजट जो है पूरे दिल्ली के स्वास्थ्य बजट के लगभग बराबर है, 1000 करोड़ कम ही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बहुत अच्छा किया अमित शाह ने एलएनजेपी का दौरा किया कि अगर वहां कुछ और अच्छा ही हो जाए, लेकिन जो केंद्र सरकार के अस्पताल दिल्ली में हैं उनकी क्या भूमिका है इस वक्त मरीजों को भर्ती करने में? उनके भीतर के एम्स में इतने सारे विवाद आए, गृहमंत्री चाहे तो वहां भी जा सकते हैं, अगर अहमदाबाद सिविल अस्पताल नहीं जा सकते हैं तो केंद्र के अस्पतालों की क्या भूमिका है? क्या दिल्ली सिर्फ एलएनजेपी के भरोसे बैठी हुई है? दिल्ली सरकार के भीतर भी जो दूसरे अस्पताल हैं उनकी खबरें कम आ पाती हैं, उनकी क्या स्थिति है शरद? देखिए, पहले मैं डेटा बता देता हूं, फिर इसके बाद एक निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे। अभी तक दिल्ली में जो बेड्स हैं टोटल वो करीब 10,000 हैं, 9,984 ये एग्जैक्ट आंकड़ा है, जिनमें से 4,477 जो बेड हैं वो भी खाली हैं। दिल्ली सरकार के अस्पताल जो हैं, 5 अस्पताल हैं दिल्ली सरकार के, इनमें 4,324 यानी कि मान के चलिए कि 50% जो दिल्ली के अंदर बेड्स अवेलेबल हैं मरीजों के लिए वो दिल्ली सरकार के हैं। प्राइवेट अस्पताल 4,190 जो बेड हैं ये प्राइवेट अस्पतालों के हैं, और टोटल जो 10,000 हैं उनमें से केवल 1,470 बेड्स ही केंद्र सरकार के हैं। और जो एम्स, जो पूरे देश का सबसे बड़ा जाना माना अस्पताल है दिल्ली, एम्स दिल्ली 265 बेड्स ही उसने इस कोरोना काल में मरीजों के लिए उपलब्ध कराए हैं, जबकि एम्स झज्जर में 725 बेड्स दिए गए हैं। लेकिन सारे भी मिला लें 4-5 अस्पताल हैं, एम्स दिल्ली, एम्स झज्जर, राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग और सफदरजंग, तो इन 5 अस्पताल का जो पूरा बेड्स का आंकड़ा है वो 1470 है, जबकि टोटल दिल्ली का जो है वो करीब 10,000 है। आपने पूछा कि दिल्ली सरकार के बाकी अस्पतालों का क्या हाल है, तो अभी दिल्ली सरकार के ज्यादातर जो बेड्स हैं वो खाली हैं। 4,324 बेड्स उपलब्ध हैं, उनमें से 2,963 जो हैं वो खाली हैं। खासतौर से 2 सबसे बड़े अस्पताल हैं दिल्ली के अंदर, लोकनायक है 2,000 बेड की क्षमता वाला और जीटीबी है 1,500 बेड वाला। तो बहुत से लोग जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में जाना प्रेफर करते हैं, तो इस वजह से जो सरकारी अस्पताल हैं वो अभी खाली हैं। और एक बात और दिल्ली के अंदर देखने में आ रही है, एलएनजेपी में जो हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है, लेकिन एक जो बताने वाली बात है, जो प्रैक्टिकल है, जो मरीज महसूस कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, वो ये है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में जब वो जाते हैं, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो एम्स हो, उनको लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में जो है रेफर कर दिया जाता है, यानी कि वहां पर भी मरीजों को आसानी से एडमिट नहीं किया जाता है। कितने ही केस हमने देख लिए हैं, बहुतों ने बताया कि आरएमएल गए थे, उन्होंने लोकनायक दिल्ली सरकार के अस्पताल में रेफर कर दिया। जी, अब हम अपने स्क्रीन पे ये जो आंकड़ा आया है पॉजिटिविटी का, उसको पूरे स्क्रीन पर फैलाकर अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये नोट करें कि शरद ने क्या कहा। शरद ने कहा कि पूरी दिल्ली में अभी कोविड-19 के लिए 10,000 बेड हैं, और उसमें सिर्फ केंद्र सरकार के अस्पतालों का जो बेड है वो कोई 1,400 कुछ बेड है। ध्यान रहे कि उनके अस्पतालों का बजट जो है, 4-5 अस्पतालों का बजट 6600 करोड़ है। तो केंद्र सरकार को अपने अस्पतालों की भूमिका दिल्ली में बढ़ानी चाहिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में का जो ये दौरा है, कहीं राजनीति में ना बदल जाए। अब इससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। ये बात समझनी है कि सबकी जिंदगी दांव पर लगी है, इसीलिए मैं हिंदी में बार बार बता रहा हूं। वैसे अंग्रेजी मुझे नहीं आती है, लेकिन ये जो डेटा दिया है शरद ने, इसके हिसाब से आप देखिए कि अब पता चल रहा है कि दिल्ली में कितने कम टेस्ट हो रहे थे, 6,000, 7,000। अगर 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाली राजधानी में अगर टेस्ट का ये आलम है 80-85 दिन बीत जाने के बाद, और आप देखें कि जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी जितना सैंपल लिया गया उसमें अब ज्यादा प्रतिशत, ज्यादा मात्रा में संख्या में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आप 2 जून के बाद देखिए तो वो 35% की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। 13-10% से बढ़ते बढ़ते 35 से ज्यादा प्रतिशत दिखता जा रहा है। यह एक चिंता की बात होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार ने कई बार इशारे में कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन यह डेटा बता रहा है कि अगर दिल्ली में 35%, 36% के
पॉजिटिविटी रेट है तो हमें चिंता करनी चाहिए। और इस वक्त जो दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उन्हें अपनी भूमिका बतानी चाहिए और उन्हें दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लीड करना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, ना कि यह सारा मामला इंस्पेक्शन का बन जाए। अगर इंस्पेक्शन ही करना था तो सबसे पहले गृह मंत्रालय को एमसीडी के अस्पतालों में जाना चाहिए था, जहां से 3 महीने से डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिली है। अगर वो सैलरी दिला देते, डीएमए ने चिट्ठी भी लिखी है कि सैलरी दिला दी, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अभी इस वक्त सबको मिलकर काम करने की जरूरत है और ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चिंता में डालने वाले हैं। अब जैसा कि शरद ने बताया कि दिल्ली में ज्यादातर अस्पताल दिल्ली सरकार के हैं और उसमें केंद्र सरकार के अस्पतालों की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है। एलएनजेपी में शरद, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वो सिर्फ कोविड अस्पताल है या अभी वहां पर दूसरी दिनचर्याएं चल रही हैं? जैसे अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 200 डॉक्टरों की कमी है, क्या यहां भी डॉक्टरों की कमी है? क्योंकि कई बार हमने मंत्रियों को यह कहते सुना है कि स्टाफ कम है और डॉक्टर कम है। हमें यह भी सुनने को नहीं मिलता है कि एलएनजेपी में कितने डॉक्टर संक्रमित हुए हैं, कितने नर्सिंग स्टाफ या सफाई कर्मी संक्रमित हुए हैं। इस तरह के आंकड़े क्यों नहीं दिए जा रहे हैं शरद? देखिए, जो एलएनजेपी अस्पताल है यहाँ पर कोई और इलाज नहीं होता है। ये डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ जो कोरोना के मरीज हैं, संदिग्ध हों या फिर पॉजिटिव हों, केवल वो ही एडमिट होते हैं। आपने कहा कि डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने की क्या स्थिति है, तो इस अस्पताल के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं वो भी संक्रमित होकर जो हैं अब वापस काम पर आ चुके हैं। जहां तक डॉक्टर्स की कमी की बात है, इस अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी नहीं है, क्योंकि अगर दिल्ली के इस अस्पताल में डॉक्टर की कमी हो गई तो यकीन मानिए फिर दिल्ली के अंदर कहीं पर भी जो है डॉक्टर की पूरी सप्लाई या अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हब है। ये 4-5 अस्पताल हैं एक साथ में, लोकनायक, जीबी पंत, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, गुरु नानक आई सेंटर, ये पूरा हब है। तो दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा ये समझिए कि पूरी दिल्ली सरकार का हेल्थ ही जो हब है वो यहाँ पर है। तो लेकिन हाँ, डॉक्टर कम है ये शिकायत नहीं आती है, लेकिन अक्सर मरीज जो होते हैं, उनके परिजन जो होते हैं, वो ये शिकायत जरूर करते हैं कि केयर उनके मरीज को नहीं मिल रही है या प्रॉपर सूचना जो है उनके मरीज के बारे में अस्पताल उनको नहीं दे रहा है। तो ये शिकायतें जरूर आती हैं। डॉक्टर वाली शिकायत की जहां तक बात है वो जो है इस अस्पताल में नहीं देखने को मिलती है। और जिस वित्त अधिकारी ने लिखा था कि उनके पति भी अफसर हैं, वो भी अफसर हैं, दोनों पॉजिटिव हुए, जब उनके सारे संगी साथी मिलकर हर अस्पताल में गए, प्राइवेट सरकारी, तो जब कहीं भर्ती नहीं हो सका तो कई घंटों की मशक्कत के बाद इसी एलएनजेपी में ही उनके पति को भर्ती किया गया। उम्मीद है वो स्वस्थ होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। फिर आज एक चूक हो गई, वो कांग्रेस एमएलए की शादी नहीं थी, कांग्रेस एमएलए के बेटे की शादी थी। तो खैर कोई बात नहीं, वो शादी थी। और इस तरह का मजमा लगाना, इस राजनीतिक संस्कृति पर बात होनी चाहिए कि एक आदमी इतनी मेहनत से कभी पैसा कमा नहीं पाता है। इन लोगों के पास पैसा आता कहाँ से है जो सिर्फ शादियों पर इतना ज़्यादा खर्च कर देते हैं? सोचने की बात है। और उसमें आप देह से दूरी, इस तरह का, इस वक्त तो ज़्यादा से ज़्यादा सख्त आचरण का पालन करना चाहिए था। ये तस्वीर है कहलगांव भागलपुर हाईवे की, NH80 की। वहीं से किया निवासी गौरव ने खुद ही रिकॉर्ड करके भेजा है। आप देख लीजिए, वो लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सारे क्लिपिंग भेजते रहते हैं कि यहाँ पर 5-5 घंटे, 6-6 घंटे का जाम लगता है। अगर देश की बात से जाम खुल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। वैसे उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड कराने का भी प्रयास कर लिया है।
डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है। तिलमिलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। दारू के दरिया में डुबाना चाहते हैं मध्य प्रदेश के नौजवानों को और जनता। इसमें ये भी जांच होना चाहिए कि आखिर इसको एडिट किया किसने। गैर जिम्मेदाराना है और अपराध की श्रेणी में आती है, उन्हें इस पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। 24 सीटें पे चुनाव लड़ाना है तो सरकार को पैसे की आवश्यकता और लग रही होगी, क्योंकि बाकी तो खरीदने में लगा दिए थे, तो शिवराज सिंह को पैसा चाहिए होगा। कांग्रेसी इस मामले को मुद्दा तो बनाए, लेकिन इस बात को ध्यान रख लें कि आने वाली उंगली उनके ऊपर ही उठने वाली है। जानकार कह रहे हैं मामला सियासी सुरूर का है, इसीलिए शराब तो एक बस बहाना है। और अब हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अनुराग हैं। छोड़िए सियासत की बात, ये बताइए शराब की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में शराब को लेकर कभी महिलाएं बेच रही हैं, कभी शिक्षक बेच रहे हैं, इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं? क्या वजह है, क्यों सरकार को शराब बेचनी पड़ रही है या आबकारी विभाग को शराब बेचनी पड़ रही है? रवि जी, इसका सबसे बड़ा जो रिश्ता है वो सरकारी तिजोरी से है। हम सब जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के बाद जो सबसे बड़ा राजस्व सरकार को आता है वो आबकारी विभाग से आता है। हुआ ये कि लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहीं तो सरकार को हर महीने, अगर मार्च का आंकड़ा देखें तो लगभग 800 करोड़ रुपए, अप्रैल में भी लगभग इतने ही और मई में लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ। वैसे ही सरकार की आमदनी कम हो गई है। ऐसे में सरकार ने यह तय किया कि सारी आबकारी की दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन जो ठेकेदार थे लगभग 10,700 करोड़ में जिन्होंने ठेका उठाया था, तो पिछली कमलनाथ की सरकार जब राज्य में तिजोरी सूख रही थी तो उन्होंने कहा था कि 25% ज्यादा उन पर एक तरह से समझ लीजिए मोटा मोटी कर लगा दिया था। अब ठेकेदारों की ये मांग थी कि लॉकडाउन में वैसे ही उनकी कमर तोड़ दी गई है। अब ये फैसला चूंकि जनवरी में जब हुआ था, उनको ये कहा गया था कि आप छोटी छोटी और दुकानें खोल सकते हैं, जिसके बयान के रूप में आपने सुना जब शिवराज सिंह 12 जनवरी को एक मीडिया के सवाल के जवाब में ये कह रहे थे कि जगह जगह सरकार दुकान खोलना चाहती है और उसको डुबोना चाहती है। तो इसी में जो सियासत हुई जिसमें दिग्विजय सिंह पर FIR हुई, क्योंकि वो 2 मिनट 19 सेकंड की क्लिप थी और आरोप ये लगा कि दिग्विजय सिंह ने या जो भी उनके समर्थक रहे हो, दिग्विजय का ऐसा कहना है कि जो क्लिप जिसने बनाई उसको पकड़ा जाना चाहिए। तो 9 सेकंड की क्लिप उसमें से वायरल हुई। ये एक और मामला था। लेकिन इस बीच इसमें सियासत ये है कि जब ठेकेदारों ने दुकान नहीं खोली तो आबकारी विभाग की जो महिला कर्मचारी थी उनको भी दुकानों पर बिठाया गया। तो विपक्ष ने इसको भी मुद्दा बनाया। विपक्ष ने कहा कि जब सरकार खुद पहले कह रही थी कि जगह जगह सरकार की दुकान शराब की दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए थी, तो शिवराज सत्ता में आते ही महिलाओं से शराब बिकवा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा था। उसी बीच में दिग्विजय सिंह ने जब ये ट्वीट कर दिया वीडियो, तो इसका मुद्दा हो गया। उसके बीच में सरकार बैठकर ये देख रही है, पैसे गिन रही है कि पैसे उसकी तिजोरी में है कम। अब अगर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी तो हर महीने उसको हो रहा है नुकसान। और ये मामला हाईकोर्ट तक चला गया है। जो शराब के ठेकेदार हैं उन्होंने अपनी दुकानें सरेंडर कर दी हैं। लगभग 70% दुकान मध्य प्रदेश में सरेंडर हो चुकी हैं, ठेके सरेंडर हो चुके हैं। तो सरकार अब अपने आबकारी विभाग से इसको चला रही है, क्योंकि अगर पैसा नहीं आएगा तो जो भी योजनाएं हैं या कोरोना से लड़ने के लिए भी अगर कोई पैसा चाहिए तो सरकार का ऐसा कहना है कि उसे मिल नहीं रहा है। ऐसे में राजस्व वसूली बहुत जरूरी है। और जैसे पेट्रोल और डीजल पदार्थों में मध्य प्रदेश ने 1 रुपए का कोविड सेस लगा दिया है, उसको ऐसा लगता है कि शराब की दुकानों से जो पैसा आएगा उससे भी वो थोड़ी बहुत भरपाई कर पाएगी। तो ये जो आप तस्वीरें भेज रहे हैं अनुराग, वो क्या है कि जिसमें प्रसाद की तरफ पाउच बांटे जा रहे हैं? और दूसरा ये भी है कि शराब बेचने वाले ठीक ठाक प्रभावशाली लोग होते हैं, वो अगर अपनी दुकानों को सरेंडर कर रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि उनके तरफ से भी कि उनका भी खजाना जो है वो सूख गया है, कुछ लेने देने के लिए बचा नहीं है उनके पास। बिल्कुल, ये बहुत मजेदार तस्वीर है, क्योंकि कांग्रेस ने 2 दिनों पहले किया ये कि जब शराब दुकानें खुली तो कांग्रेस के एक विधायक हैं आरिफ मसूद, वो अपने समर्थकों के साथ गए और लाइन में जो लोग खड़े थे उनको दूध बांटने लगे। तो उसमें से एक शराब के लिए जो लाइन में खड़े थे उन्होंने बड़ी मजेदार बात हमारी बाइट में कही हमसे कि अगर दूध ही पीना था तो घर में रहते, शराब की दुकान में लाइन में क्यों खड़े हैं। तो इस तरह की बातें भी हुई वहां पर जब हम इस स्टोरी को कवर करने के लिए गए थे।
और सरकार जैसा बार बार उसका यही कहना है कि अगर तिजोरी में पैसे नहीं आएंगे, आबकारी विभाग के लोगों का ये भी कहना है कि जो महिलाओं को आपने देखा, उनका कहना था उनको पर्यवेक्षक के तौर पर वहां रखा गया है। एक दो जो तस्वीरें आई हैं उसको भी देखेंगे कि वो किस तरह से महिलाओं को शराब बेचने से वहां पर हटा पाए। जहां तक आपने शराब के कारोबारियों के रसूख की बात की, बिल्कुल है, लेकिन अब कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। शराब कारोबारी यकीनन पिछले 3 महीने में लॉकडाउन में उनको नुकसान तो हुआ होगा और शायद उन्होंने भी अपना जोड़ घटा किया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो 25% बढ़ाया गया था कांग्रेस के कार्यकाल में, अगर वो इसी पर टिके रहे तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा और ऐसे में उनके लिए अपना जो व्यापार है उसको चलाना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने कदम पीछे खींच लिए हैं। कोर्ट ने भी एक तरह से बहुत कोई बीच का रास्ता उनको दिखाया नहीं है और इसलिए सरकार अब आगे आ गई है कि वो अपने अधिकारियों के जरिए शराब बेचेगी। अगर आप सरेंडर करके जाना चाहें तो जा सकते हैं और सरकार को इसी महीने का लक्ष्य है कि वो लगभग 800 करोड़ रुपए खुद से शराब बेचकर हासिल कर सकती है। अब देखना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी सियासत हो गई है। कांग्रेस सीधे आरोप लगा रही है कि जो उपचुनाव है 24 सीटों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, उसको हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं ये शराब का दांव खेल रही है। जी, और ये अचरज की भी बात है कि आप देखेंगे कि दिल्ली में भी, भोपाल में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और बाकी जगहों में भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कि ऐसे वक्त में लोगों के पास कमाई का ज़रिया नहीं है, काफ़ी परेशान है। बहुत सारे ऐसे मैसेज आने लगे हैं कि उनकी नौकरी चली गई है, उनके पास किराया देने के पैसे नहीं हैं, मकान मालिक घर में घुस जा रहा है। ग्वालियर से एक ऐसा ही मैसेज आया और कर्नाटक से खबर आया कि उसने हवा में ही गोली चला दी, किराएदार ने पैसे नहीं दिए। तो लोग थोड़े तनाव में तो हैं कि किस तरह से उनके पास कमाई नहीं है, पुराना पैसा लोग दे नहीं पा रहा है। कई तरह की स्थितियां, चुनौतियां उनके साथ हैं। लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो लगेगा ही नहीं कि देश में कोई समस्या है। जिस जनता के समस्याग्रस्त होने की बात करते हैं, आप नेताओं के यहाँ जाकर देखिए तो हज़ारों लोग, कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के बेटे की शादी में उनकी लोकप्रियता तो फिल्म स्टार क्रिकेटर से भी उन लोगों की ज़्यादा होती है। हज़ारों लोग, पता नहीं किस बात के लिए भीड़ वहाँ जमा रहती है। वो भीड़ अगर अपने इलाके में विधायक जी के काम का हिसाब कर ले, अस्पताल देख ले, स्कूल देख ले, तो कितना भला हो जाएगा। ये जनता भी कैसी जनता है कि नेताओं के पीछे इतनी भीड़ पैदा कर देती है। ठीक है, नेता बड़े लोकप्रिय चीज़ होते हैं और वो उनका बड़ा आकर्षण होता है समाज में, लेकिन हमारा लोकतंत्र इतना जा कहाँ रहा है इस दिशा को। अभी देखिए, गोविंद राजपूत हैं, इनकी तस्वीर देखते जाइए। ये गए हैं किसी समारोह में, मंत्री हैं मध्य प्रदेश के गोविंद जी। अब वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कुछ नहीं है, सब वहाँ पर। तो जब ख़त्म कीजिए इसको, ये गाइडलाइन, फाइड लाइन, दौरा अस्पतालों का बंद कीजिए, जो होना है होने दीजिए। अगर इसी तरह से जनप्रतिनिधियों को अपनी मिसाल पेश करनी है इस समाज के बारे में, तो हम वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं इस मुल्क का। चुनाव में बहुत सारे लोग रहेंगे जाति के नाम पर। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गोविंद राजपूत, गोविंद राजपूत। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। हम चलेंगे निहाल के पास। निहाल, ये तमिलनाडु में क्या चल रहा है ज़रा बताइए। ये जो खबर आई है कि चेन्नई में लॉकडाउन किया गया है फिर से, और 3 अन्य ज़िलों में 30 जून तक के लिए किया गया है, तो वहाँ ऐसे हालात क्यों पैदा हुए निहाल? देखिए, चेन्नई में एक जगह है केम्पडू। ये वो जगह है जो कि जिसको आप मार्केटिंग यार्ड जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा है। यहाँ पर तमिलनाडु के जो आसपास के इलाके हैं और ख़ास करके चेन्नई के जो आसपास के ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ चेन्नई के साथ साथ लॉकडाउन 19 तारीख से किया जा रहा है, यहाँ से सबसे ज़्यादा किसान आते थे और यहाँ पर अपनी सब्जियाँ बेचते थे, अपने जो दूसरे सामान हैं वो यहाँ पर बेचते थे। इसलिए आप देखें कि चेन्नई और इसके आसपास
बहुत तेज़ी से कोविड-19 का मामला बढ़ा, संक्रमण तेज़ी से बढ़ा और हालात इतने ज़्यादा ख़राब होने लगे कि मई के दूसरे हफ्ते में ही सरकार ने रोज़ जो वो डाटा देती थी कि चेन्नई में कितने हुए और आसपास के ज़िलों में कितने हुए, उसको सरकार ने बंद कर दिया और जो तकरीबन 45,000 के आसपास कोविड-19 पॉजिटिव के जो केसेस तमिलनाडु में हैं, उसमें से आप देखिए कि तकरीबन 31,000 के आसपास सिर्फ चेन्नई और इसके आसपास के जो इलाके हैं, ये जो ज़िले हैं, इनमें से हैं और इसीलिए सरकार ने यहाँ पर लॉकडाउन दोबारा लगाने का फैसला किया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये 4 दिन की जो छूट दी गई है, इस छूट में पैनिक शॉपिंग जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होगी और इससे संक्रमण एक बार फिर फैल सकता है। सरकार ने पहली गलती की थी जब मैंने आपको जैसा कि बताया कि कोयम्बेडु का जो शिपिंग जो शॉपिंग माफ़ कीजिएगा जो मार्केटिंग यार्ड है, उसको जिस तरह से उन्होंने पहले खोला था, बाद में बंद किया और जब बंद किया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उसी तरह से ये 4 दिन के बाद 4 दिन का जो वक्त दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जानकार है उनका ये मानना है कि ये भी सरकार को ये कदम भी महंगा पड़ेगा। अगर बंद करना है तो फौरन बंद करना चाहिए था। तो यहाँ पर ये सभी इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा यानी 70% के आसपास जो तमिलनाडु के मामले हैं, इसी चेन्नई और ये जो 3 ज़िले हैं इसी से आए हैं और इसीलिए यहाँ पर लॉकडाउन की दोबारा सिफारिश की गई है और यहाँ से लागू करने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने यह फैसला लिया और कैबिनेट तय करेगी कि आगे यहाँ पर इसी तरह से लॉकडाउन इसको बढ़ाया जाएगा या फिर इसमें कुछ ढील दी जाएगी। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि जो ये भी वक्त तय कर दिया गया है कि किस वक्त सुबह 6 बजे से दिन के 2 बजे तक जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसकी दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि दवा की दुकानें हमेशा खुली रहेंगी, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन काफ़ी सख्ती से पालन होगा। रविवार के दिन किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है बिल्कुल साफ तौर पर कि जो भी लोग सामान खरीदने के लिए जाएं वो अपने वाहनों का इस्तेमाल ना करें, नज़दीक के दुकानों से सामान खरीदें। निहाल, चूंकि आप हैं इसलिए चेन्नई के साथ साथ मैं कर्नाटक के बारे में भी पूछना चाहता हूं। वहां कोविड-19 की क्या स्थिति है? देखिए, दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ पर हालात बेहतर है। एक बात ये कही गई थी कि यहाँ पर शायद टेस्ट कम हो रहे हैं, लेकिन टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जब से डोमेस्टिक सर्किट खुला है हवाई जहाज़ का, उसके बाद से यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। 15,000 टेस्ट एक दिन में हुए हैं। तो ऐसे में दूसरी बात यह है जो सरकार की तरफ से ये कही है कि अगर यहाँ पर टेस्ट कम हो रहे थे तो जो अस्पताल है उसके सामने बहुत भीड़ होनी चाहिए, तो वो भीड़ भी हमें नहीं दिखी। हमने खुद कई जगहों का मुआयना किया। अभी तक हालात ठीक है, लेकिन अब से 2-3 दिन पहले यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर के सुधाकर, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री माफ कीजिएगा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है उसका यह मानना है कि जुलाई के आखिर में या 15 अगस्त तक यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। आप देखिए हमारे पीछे ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम के आसपास का इलाका है। आप देखिए सड़कों पे अभी भी लोग ठीक आम दिनों के में जिस तरह से सवारियां जो गाड़ियां चलती थी उस तरह से यहाँ पे चल रही है और ट्रैफिक देखिए सिग्नल भी है और लोगों का आने जाने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। बाजार में आप जाएंगे तो दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि जो बड़े बाजार हैं खास करके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या वहाँ हमने देखा कि लोग कम आ रहे हैं खरीदारी के लिए, लोग डरे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तरह का जो ट्रैफिक देखने को शहर में मिल रहा है, ये निश्चित तौर पर चौंकाने वाली बात है कि लोगों में अब भी यह समझ नहीं है कि लॉकडाउन की जो शर्तें हैं उसमें ढील दी गई है, लेकिन कोरोना वायरस का जो खतरा है वो खत्म नहीं हुआ है। ये लोगों को समझना होगा। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि हालात आने वाले दिनों में बिगड़ेंगे। लोग इसके लिए खुद से अपने आप को तैयार रखें। सरकार भी तैयारी कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल, ये जानकारी देने के लिए। हम सबको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये हम सबको अपनी सतर्कता में किसी प्रकार की ढील नहीं देनी है। भारत में ज़्यादातर लोग किसी न किसी रोग से प्रभावित है, खासकर इस डायबिटीज़ के कारण। तो अपने आप को क्यों ख़तरे में डालना है? तो इसलिए आप अपने आप को अपनी सजगता में, सतर्कता में किसी प्रकार की ढील ना दें। ये ज़रूर है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था तबाह हुई है, हेडलाइन चाहे जो बनवा लीजिए वो अलग बात है, सच्चाई ये है कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है। वो हम रोज़ देख रहे हैं। इतनी समस्याएं हैं कि रोज़ हम बोल भी नहीं सकते, कोई सुनने वाला तो बैठा नहीं है, तो जो सुनेगा। तो बात यह है कि जो सामान्य लोग हैं वो अपनी परेशानी को डील नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे उनसे बात किया जाए? एक ऑटो चालक ने पटना में आत्महत्या की खबर आई। पटना से मनीष कुमार को उसका घर ढूंढने में काफ़ी वक्त लग गया।
क्या किस तरह की जो योजनाएं हैं, जो वितरण है उसका, वो क्यों सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक नहीं पहुंच सकी और ये स्थिति आई है। इस वक्त जो ज़रूरत ये है कि हम ज़्यादा सतर्क रहें और अपने आर्थिक संसाधनों के उचित बंटवारे पर भी विचार करें। ऐसा नहीं हो सकता कि विधायक जी के बेटे की शादी है, वहाँ करोड़ों खर्च हो रहे हैं, विधायक जी मंत्री बनकर कहीं गए हैं तो वहाँ पर 500 गाड़ियों का जमावड़ा हो गया है, उसका भी खर्च होता होगा। इस वक्त में ये सारी चीज़ें विलासिता, अय्याशी नज़र आती हैं ऐसी घटनाओं के संदर्भ में। पत्नी ने बोला कि दिन भर रहते हैं आप घर से निकले हुए और उसके बाद कुछ नहीं लाते हैं, तो बाल बच्चे देखिए उसी का बेटा है, ये बेटे एगो नानी घर में है, पत्नी ये वही भी कुछ हुआ होगा। उसके बाद इतना करके ऊपर गया, अब सीलिंग में झुला गया बेड शीट ले मेरा बच्चा। घर चलाना मुश्किल बात है आज के दौर में, बोलिए कितनी महंगाई है। यही समझ के मेरा बेटा जीवन से हार गया, हार के आत्महत्या की। संघर्ष नहीं कर पाया मेरा बेटा, जीवन संघर्ष नहीं कर पाया। रोइए नहीं। सरकार तो सबको अकाउंट में पैसा डाली थे, आपको मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, न मेरा, न मेरा पत्नी का, न मेरा बहू का था, न मेरा बेटा के था। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7 और ये जो तस्वीर है आप अपने उस महान मुल्क को भी देख रहे हैं कि जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं ये हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। ये बस यात्री हैं, दुर्घटना के बाद ये ज़मीन पर लेटे हुए हैं, इनका इस तरह से इलाज किया गया है। 27 लोग घायल हुए और यहाँ पर अधिकारी वगैरह सब पहुँचे, उन्होंने सब अपना काम किया। लेकिन अगर हम अस्पतालों के ढांचे को बेहतर नहीं करेंगे तो अधिकारी एक रात में, 1 घंटे में अस्पताल में डॉक्टर, बेड वगैरह नहीं पैदा कर सकते। ये बिहार के मज़दूर हैं जो अपने जा रहे थे दिल्ली से, और इन सब को राजकीय मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और कई लोग कुछ गंभीर भी थे। अरशद जमाल ने ये तस्वीरें भेजी हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज़मीन पर ये घायल अवस्था में भी लेटे हुए हैं और ये हाईवे है जहां पर दुर्घटना हुई है। तो आपको यही देखना है और समझना है कि इस वक्त में अगर आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी, उन पर ईमानदारी से बात नहीं करेंगे, जो कि हमने कभी नहीं की, और इसकी सज़ा आम लोग किस तरह से भुगत रहे हैं वो आप देखिए। ये जो पुलिस अफसर हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें भी अस्पताल की सुविधा नहीं मिलेगी। इस वक्त में जो ज़िला के अस्पतालों की जो हालत है, ये हमारे यहाँ स्वास्थ्य का, ये लगता है कि कहीं से हम सुपर पावर इंडिया होने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये सारी सच्चाइयाँ मैं अपने ऐशो आराम के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ। काफ़ी ख़तरे हो गए हैं आज के समय में, पत्रकारों पर तरह तरह के केस कर दिए जाते हैं और आप चुप रह जाते हैं। जो लोग सवाल उठाते हैं उनको उठा के UAPA, तमाम आतंकवाद के कानून की धाराएं लगा दी जाती हैं, आप चुप रह जाते हैं। लेकिन उससे आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है। आप ये देखिए कि आपके बच्चों के पास नौकरियां नहीं हैं, इस स्थिति में आपके पास अस्पताल नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर पहले ध्यान नहीं दिया तो अब दीजिए कि हमारे अस्पताल क्यों नहीं सक्षम हैं। आप दुनिया के किसी भी देश से तुलना कीजिए, सारी बात 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की नहीं हो सकती है। इतने बराबर की अर्थव्यवस्थाओं में जर्मनी में चले जाइए, थोड़ा ही ज़्यादा है। वहाँ जाकर देखिए कि वहाँ कितनी बेहतरीन अर्थव्यवस्थाएं हैं, किस तरह से अस्पताल की सुविधाएं हैं। ऐसे ज़मीन पर इस वक्त में ज़रा सी चोट लग जाए घर में तो कितनी हालत ख़राब होती है, और गर्मी में सड़क पर ज़मीन पर कराहते हुए आपका इलाज हो रहा है। और कमाल है कि वो डॉक्टर लोग भी उतने कम संसाधन में काम कर दे रहे हैं। तो सोचने का वक्त है, देर बहुत हो चुकी है। अब आपके पास वापस मुड़कर देखने का मौका नहीं है। इस सच्चाई को भी स्वीकार कीजिए। ये मैं बहुत पॉजिटिव बात बता रहा हूँ कि गलतियाँ और सच्चाइयाँ बताना, इससे पॉजिटिव कुछ भी नहीं हो सकता है। नेगेटिव वो होता है जब आप अपनी हकीकत से अपनी नज़रें मोड़ लेते हैं। तो
तो आप देख रहे थे देश की बात। देश देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, देश देख लीजिए कम से कम, जहां लौट कर एक दिन जाना है वहां किस तरह के इंतज़ाम हैं। नमस्कार।